वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम शिफ्ट इन डिमांड पे बात करेंगे। सेकंड फेज़ है, सेकंड टॉपिक है हमारा चेंजेस इन डिमांड पे। फर्स्ट टॉपिक में हमने कहा एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू प्राइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि राइज एंड फॉल इन डिमांड नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। हमने कहा था कि प्राइस इफ़ेक्ट करती है डिमांड को, लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप कांस्टेंट ले लें तो फिर प्राइस इफ़ेक्ट कर रही है। अगर उन फैक्टर्स को आप कांस्टेंट ना लें तो फिर प्राइस से ज़्यादा अदर फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। यानी प्राइस चेंज नहीं हो रही होती लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं और प्राइस उससे डिमांड चेंज होती है। तो हमारा आज सेकंड टॉपिक होगा चेंजेस इन डिमांड में। फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं, इसका फर्स्ट जो सेक्शन था कि राइज एंड फॉल इन डिमांड शोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। यानी प्राइस तो चेंज नहीं हो रही लेकिन अदर फैक्टर्स के चेंज की वजह से अगर डिमांड चेंज हो तो इसे कहा जाएगा शिफ्ट इन डिमांड। टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अब। राइज एंड फॉल इन डिमांड वैसे ही मैंने कॉपी किया है, वही सब कुछ है जैसे हम बुक में फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ आपके पास देख लें कि व्हेन डिमांड और अ कमोडिटी गोज अप और डाउन नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। पहली बात थी कि ड्यू टू प्राइस, आज हम कर रहे हैं नॉट ड्यू टू प्राइस बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। द चेंज इज कॉल्ड द राइज और इंक्रीज इन डिमांड और फॉल मीन्स डिक्रीज इन डिमांड। कि अगर इंक्रीज ऑन आ रहा हो डिमांड में तो हम इसे राइज कह रहे होते हैं और डिक्रीज आए तो हम इसे फॉल कहते हैं, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन कौन से? फैशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाइल्स, टेस्ट, इनकम, फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्टीज़मेंट, सीजनल चेंजेस, ये अदर फैक्टर्स हैं। यानी प्राइस तो वही सेम है लेकिन अदर फैक्टर्स के चेंज होने से लोग क्या करते हैं, डिमांड चेंज हो जाती है। जैसे हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स, जैसे वर्ल्ड कंडीशन, जैसे कोई इवेंट है तो आप प्राइस सेम है लेकिन लोग ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, हालांकि प्राइस में तो चेंज नहीं आया प्रोडक्ट की। तो ये हो जाएगा शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। टेबल एक मैंने लिया है ताकि हमारा टॉपिक थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ आप देख लें कि इन टेबल 4.5 कॉलम 2 शोज डेली डिमांड फॉर एग्स इन समर एट वेरियस प्राइसेस। इन विंटर अ चेंज इज इन टेस्ट टेक प्लेस एंड द पीपल प्रेफरेंसेस फॉर एग्स इंक्रीजेस। आप देख लें कि देखें जब सीज़न चेंज हो रहा है और प्राइसेस चेंज नहीं हो रही। जैसे गर्मियों में एग्स की प्राइसेस या जो डिमांड होती है वो उतनी नहीं होती जितनी सर्दियों में बढ़ जाती है। जब विंटर सीज़न शुरू होता है, जब विंटर सीज़न पीक पे होता है तो एग्स की डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में। हालांकि प्राइसेस के चेंज नहीं आ रहा लेकिन एग्स की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है। आप देख लें कि गर्मियों को देख लें कि सर्दियों में कोई प्रोडक्ट है उसकी कोई डिमांड नहीं है, प्राइस सेम है, लेकिन जैसे गर्मी आती है उसी प्राइस पे डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। वो आइस हो सकती है, वो कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। We notice that at the same prices people are buying more eggs in winter than in summer. ये मैंने एक टेबल ली है, आपको बुक में भी ऐसे मिलेगा। मैं इसीलिए बुक से ले रहा हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो, आप बुक पढ़ें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अभी हम बात कर रहे हैं राइज इन डिमांड पे, हम बात कर रहे हैं प्राइसेस ऑफ एग्स। मैंने पहले भी आपको कहा कि जो टेबल लेंगे, जो आप स्केजुअल लेंगे उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी होगा, जैसे यहाँ हम शो कर रहे हैं। यानी प्राइस अगर 24, तो जब समर सीज़न था तो 40 डोजन्स पर डे डिमांड है एक शॉपकीपर की या एक मार्केट में। प्राइस 24 से 20 होती है तो डिमांड कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है। 16 होती है डिमांड 80। 12 देखें प्राइस कम हो रही है तो डिमांड तो बढ़ रही है, ठीक हो गई ये बात। लेकिन अब प्राइस वही 24 है, लेकिन जैसे समर से विंटर सीज़न में आप एक मार्केट इन होती है, सीज़न चेंज होता है तो 24 की प्राइस पे पहले गर्मियों में समर में कितनी थी, 40 डिमांड थी, लेकिन ये विंटर में डिमांड कितनी हो जाती है, 100। हालांकि प्राइस तो चेंज नहीं हुई। तो क्या चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर इज सीजनल चेंजेस। अब आप समझ रहे होंगे। इसी तरह 20 पे डिमांड कितनी थी, 60 थी समर में, और जैसे ये 20 डिमांड सीज़न चेंज होता है, अदर फैक्टर्स का चेंज आता है तो डिमांड कितनी हो जाती है, 120। तो आप खुद से सपोज करेंगे, आप एक प्रैक्टिस कर लेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस में जाएंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। और मैं ग्राफ बनाने के जो भी स्टाइल हैं वो आप हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी।
16 होती है प्राइस कम हुई तो गर्मियों में कितना था 80, लेकिन जैसे सर्दियाँ आती हैं तो डिमांड 140, हालांकि प्राइस तो वही 16 है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह 12 डिमांड 100 थी, लेकिन जैसे सीज़न चेंज हुआ डिमांड 160 हो गई। 8 डिमांड 120 और यही डिमांड 180 हो जाते हैं। तो अब इसको आप थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे इस टेबल की। For instance, in summer at price rupees 12 per dozen, the market demand is 100 dozens. However, in winter at the same price, the demand is 160 dozens. This is a rise in demand. We can look at the rise in demand in another way. In summer, 100 dozen eggs are demanded at price 12, but in winter, the people are willing to buy the same quantity of 100 dozen at the higher prices. 100 dozens are demanded at price 24. यानी लोग 24 पे क्या कर रहे हैं, 100 ले रहे हैं, हालांकि गर्मियों में क्या था 12 पे 100 ले रहे थे। तो जैसे सीज़न चेंज हुआ आपने देखा कि डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई है। प्राइस में इंक्रीज़ नहीं आ रहा, लेकिन उस टाइम में डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है, बट नॉट ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। Thus, rise in demand also means same quantity demanded at higher prices, कि उसी प्राइस पे या उससे ज़्यादा प्राइस पे आप देखते हो कि लोग जैसे सीज़न चेंज होता है तो डिमांड करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे उन्हें महंगे क्यों ना मिल रहे हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि अदर फैक्टर्स भी डिमांड को चेंज करते हैं। प्राइस का चेंज ना हो रहा हो तो डिमांड को अदर फैक्टर्स चेंज कर रहे होते हैं। तो ये हमने आज टेबल लिया है। अब इसी टेबल को अगर मैं ग्राफ बना लूँ तो पहले मैंने आपको कहा वाई पे आप प्राइस लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक हो गई बात। अब आप प्राइस देख लें कि हाईएस्ट प्राइस कहाँ तक आ रही है, 8 से स्टार्ट टू 24 तक। तो आप ऐसा कर रहे हैं, आप 2 या 6 से स्टार्ट कर लें, 30 तक ले जाएं, एक स्केल ले लें। इसी तरह आप डिमांड देखेंगे 40 है मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी है 180। तो 40 से 180 का स्केल आपके पास होना चाहिए, 40 टू 180 का स्केल। ये 180 है और ये आपके पास 40 है, 40 टू 180 का स्केल आप देंगे। ठीक है, ये हाईएस्ट आ गई। अब हम ये काम कर रहे हैं, हमने ये काम किया 4, 8, 12 बराबर का डिफरेंस, आप इक्वल डिफरेंस रखेंगे यहाँ 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। ठीक हो गया। 24 आपने टोटल लिए थे, आप उससे बढ़ा के लिखेंगे ताकि हमारा स्केल कुछ अच्छा शो हो, बेस्ट शो हो। इसी तरह आप ये 0 ऑरिजन हो गया। और देखें आप, मैंने कहा 180 हाईएस्ट डिमांड है, 180 आपने एक्स एक्सेस पे रख लिया, लेकिन इसका बराबर का डिफरेंस 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड 180, ये स्केल आपका आ गया। अब हम पहले एक प्राइस लेते हैं P1 ले लेते हैं। P1 कैसे लेंगे, P1 आप देखेंगे 12 पे कितनी डिमांड थी समर में 100 और विंटर में 160। ये देख लें, आपने पहले 12 लिया, 12 पे आप 100 और 160, ये राइज इन डिमांड। आप साइन देंगे Q1 टू Q2, राइज आ रहा है, ये राइज का आप एरो भी शो कर देंगे। क्लियर होगी बात। आपने लिखा जब प्राइस 12 थी, इस पे समर सीजन में कितनी डिमांड आ रही है 100, लेकिन जैसे सीजन विंटर में इन होता है तो डिमांड कितनी हो जाती है 160। राइज इन डिमांड ड्यू टू सम अदर फैक्टर, नॉट ड्यू टू प्राइस। प्राइस तो सेम है, प्राइस तो चेंज नहीं हुई, प्राइस 12 ही रही है, लेकिन डिमांड चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। दिस इज कॉल्ड राइज इन डिमांड। अब एक और काम कर लें, एक आपने 12 ले लिया तो 12 के बाद आप 20 भी ले सकते हैं, 24 भी ले सकते हैं, 24 ले लें। 24 पे आप कहते हैं समर में कितनी डिमांड है 40, विंटर में 100। ये आपने कहा कि समर में 24 प्राइस ली, समर में कितनी थी 40 का आपने यहाँ एक साइन लगा लेना है। जैसे विंटर आता है डिमांड कितनी हो जाती है 100, ये आपने राइज कह दिया कि P2 पे P1 प्राइस 1 है, इसका एक आपने ग्राफ शो कर दिया, इसी तरह P2 का ग्राफ शो कर दिया, ये राइज इन डिमांड। ये आप लिंक कर देंगे, आप जब लिंक मैच करेंगे एरोस को तो ये आपके पास डी डॉट ग्राफ आ जाएगा। चेंज के आप जो लाइन्स हैं इनको डॉटेड रखें, ये डॉटेड लाइन आ गई है। ठीक है, मैं इसकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ग्राफ किस तरह बनाना है मैं खुद बना के आपको शो कर दूंगा, तो आप यहाँ कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लें, उम्मीद है आप समझ जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ग्राफ सीख चुके हैं। अब आप इस ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आप कह रहे हो कि एट प्राइस O एंड P1 द क्वांटिटी डिमांडेड इन समर इज OQ1। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, OQ1 थी, लेकिन वाइल इट इज OQ2 O2 O ऑरिजन है, O2 OQ2 Q2 आपके पास क्वांटिटी सेकंड है, क्वांटिटी डिमांडेड सेकंड in winter at the same price. In another way, we can see that in summer OQ1 quantity is bought at price OP1. When demand rises in winter, the same quantity is bought at the higher prices OP2. ये आपको एक्सप्लेन करना होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि जब प्राइस P1 12 थी,
इस पे OP112 थी तो डिमांड OQ100 थी। लेकिन जैसे सीज़न चेंज हुआ, और OQ1 क्या है, समर डिमांड है, जैसे सीज़न चेंज होते हैं विंटर में इन हो जाता है, OQ2 डिमांड आ जाती है, 160 आ जाती है, बट द प्राइस इज़ OP1, प्राइस तो सेम है। दिस इज़ कॉल्ड राइज इन डिमांड। तो बस आप इसको डिफाइन कर लें एक पॉइंट को, वही काफ़ी होगा, हमने राइज को क्लियर कर दिया। ये आपके पास इनिशियल समर है, विंटर में जब आप इन हो रहे हैं तो उसको आप डॉटेड रखें ताकि क्लियर रहे, एक पोर्शन विंटर का है और ये पोर्शन समर का है। ये हो गया राइज। अच्छा, अगर इसको अब मैं वाइस वर्सा में ले जाऊं, इसको फॉल की पोजीशन में हम बात कर लें तो ये कैसी शक्ल बन जाएगी। फॉल इस तरह हो जाएगा कि फिगर 4.5 शोज द फॉल इन डिमांड। D1 इज द डी डॉट आप कह सकते हो ओरिजिनल डिमांड, एंड D2 इज द न्यू डिमांड शोइंग अ फॉल इनिशियली एट प्राइस OP1। यानी ये क्योंकि दो लाइंस आ गई हैं, ये D1 डॉट एंड D2 डॉट आप कह सकते हैं, डिमांड 1 कर्व, डिमांड सेकंड कर्व। ठीक हो गया। अब अभी तो आपने राइज शो किया, आपने कहा कि राइज आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि जब विंटर में प्राइस OP1 P12 थी, विंटर में 12 पे लोग 100 ले रहे थे, लेकिन जैसे यही विंटर में सीज़न समर में आया तो डिमांड कितनी आ गई, 100 हो गई। तो अब इसको एरो आप यहाँ से लेंगे, एरो को इनसाइड ले जाएंगे, जिसे हमने कहा लेफ्ट साइड। हमने राइट साइड किसे कहा था कि राइट साइड की तरफ जाए तो क्या होगा, इंक्रीज। लेफ्ट साइड की तरफ अगर कर्व जा रहा हो, श्रिंक हो, तो क्या होगा, डिक्रीज। तो आप इसे फिर वाइस वर्सा कर लेंगे, एरो की शक्ल चेंज कर लेंगे, एरो इन्वर्स हो जाएगा। ये अगर 160 Q2 हमने लिया तो अब आप 160 Q1 ले लेंगे। इसी तरह ये आप पहले डॉटेड लिए हुए, अब इसको डॉटेड नहीं लिखेंगे, इसको आप नेट लाइन दे देंगे, फुल लाइन देंगे, जैसे यहाँ आ गया आपके पास। तो पहले आपके पास Q2 को आपने Q1 कर दिया, Q1 को Q2 कर दिया, तो अब आप उसको उलट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जैसे विंटर सीजन में डिमांड ज़्यादा से सेम प्राइस पे, जैसे सीज़न समर में इन होता है, समर सीज़न चेंज होता है तो फ़ौरन डिमांड क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड फॉल इन डिमांड। द फॉल इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, नॉट ड्यू टू प्राइस। अब आप बात समझ चुके हैं, आपको आइडिया क्लियर हो चुका है। इसी ग्राफ को दोबारा, उस ग्राफ को जो प्रीवियस है, हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, और उसको इन्वर्स करके हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ आपसे बात हो रही है इनिशियली एट प्राइस OP1 द क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ1। पहले OQ2 था, अब OQ1 कर दिया गया, हाईएस्ट था पहले। बट आफ्टर फॉलिंग डिमांड एट द सेम प्राइस पीपल डिमांड लेस क्वांटिटी साइड दैट OQ2 इन इन समर सीजन। Shift of demand curve from D1 position to D2 position also indicates that people buy the same quantity OQ1 even though new price OP2 is lower than before OP1. When the cricket match becomes dull and uninteresting, the number of tickets sold may not increase even if the price is reduced. एक एग्जांपल दे दी गई है आपको साथ कि आप ज़रूरी नहीं है एक्स पे बात करें, आप क्रिकेट सीज़न पे भी बात कर सकते हैं कि जैसे मैच इंटरेस्टिंग नहीं रहा, इनिशियल मैचेस ऐसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट के थे जो बेस्ट चल रहे थे, अच्छे चल रहे थे, इंटरेस्ट था लोगों का, तो लोग देखते थे। लेकिन जैसे ही फॉर एग्जांपल एक कंट्री की टीम, एक जो ऑडियंस है या जो लोग पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल टीम है, वो एक सीरीज़ से हट निकल जाती है, सीरीज़ से आउट हो जाती है, तो अब मैचेस आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहे। तो जैसे एक टीम आउट होती है, फ़ौरन ही डिमांड क्या हो जाती है, गिरती है। हालांकि टिकट की प्राइस में कोई कमी नहीं आई। हाँ, टिकट की प्राइस में कमी आती तो हम कहते कि इसीलिए लोग कम परचेज़ कर रहे हैं, या टिकट की प्राइस इंक्रीज़ होती तो हम कहते, लेकिन टिकट की प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रही, टिकट प्राइस, लेकिन वहाँ से लोगों की इंटरेस्ट चेंज हो गए, टेस्ट चेंज हो गए ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। ये है डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, नॉट ड्यू टू प्राइस। अच्छा, अब काजेज़ क्या हैं, क्यों डिमांड चेंज होती है, क्यों डिमांड शिफ्टर्स बनते हैं, क्यों डिमांड में शिफ्ट आता है, चेंज आता है, राइज या फॉल आता है, प्राइस की वजह से नहीं लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज और फॉल इन डिमांड ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट, चेंज इन इनकम, हम पढ़ चुके हैं। डिमांड फॉर द कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। नॉर्मली व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस दे बाय मोर द कमोडिटी, डिक्रीज इन इनकम हैज ऑपोजिट इफेक्ट। One reason that demand for fridges and car is increasing in Pakistan is that average income of Pakistan is rising. यानी वहाँ से रेफ्रिजरेटर्स की प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो रही हैं, कार्स की प्राइसेस, व्हीकल्स की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, बट लोगों की इनकम बढ़ने से लोगों ने ये चीज़ परचेज़ की। इसका मतलब है प्राइस की वजह से
डिमांड पे ज़रूरी नहीं है इफ़ेक्ट पड़े, प्राइस सेम रहे फिर भी डिमांड चेंज होती है। और क्या हो सकता है, चेंज इन इनकम, अदर फैक्टर। एक पॉइंट आप इनकम पे बात कर सकते हैं। दूसरा है चेंज इन पॉपुलेशन। अगर कहीं हमने बात की थी मार्केट में बायर, नंबर ऑफ बायर्स, अर्बनाइजेशन, लोग आबादी में इजाफा हो, नंबर ऑफ मार्केट कंपोनेंट्स में इजाफा हो, मार्केट फोर्सेस में इजाफा हो, कंज्यूमर में इजाफा हो, कस्टमर में इजाफा हो। जैसे मार्केट में कस्टमर्स का इजाफा होता है तो आप देखते हो कि प्राइस वही होती है, डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस नहीं भी रही होती लेकिन डिमांड ज़्यादा होती है। अब रमज़ान का सीज़न है, आप देख रहे हो कि प्राइसेस नहीं फॉर एग्जांपल कम हुई लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई चीज़ों की। हालांकि प्राइसेस कम पे डिमांड बढ़ी, इसका मतलब है प्राइस चेंज नहीं कर रहा। क्या चीज़ हो रही है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए हैं मार्केट में, या सीजनल चेंज आया है, या इवेंट का चेंज आया है। इसी तरह चेंज इन टेस्ट भी हमने बात की थी। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। टेस्ट क्या होते हैं, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग्स। आप एक प्रोडक्ट ये आप फैशन कॉन्शियस हैं, जैसे फैशन चेंज होता है, प्राइस हालांकि बड़ी होती है फिर भी आप प्रोडक्ट लेते हो, प्राइस नहीं चेंज हुई होती फिर भी आपकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। If people taste or preferences change in favor of the particular commodity and they like to consume more of it, the demand will rise. And if the change in the taste is unfavorable towards the commodity, the demand will fall. The taste for commodity depends upon the factors such as fashion, habits, customs, weather, season, education, etc. For example, during winter, people do not like cold drinks, so their demand falls and demand curve shifts leftward. यानी जब सीज़न विंटर का, लोग ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं यूज़ करते, कंज्यूम करते, और जैसे डिमांड सीज़न समर में इन होता है, गर्मियों में फॉर एग्जांपल चेंज होता है, हॉट वेदर बनना चेंज होना शुरू हो जाते, तो लोग क्या करते हैं, डिमांड चेंज होना शुरू हो जाती है, हालांकि प्राइस वही थी जो विंटर में कोल्ड ड्रिंक्स की मिल रही थी आपको। तो ये हैं काजेज़ ऑफ चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड में चेंज, जो एजम्पशंस आपने पढ़ी ये वही एजम्पशंस ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हो, बाज़ औक़ात प्राइस का चेंज नहीं आता लेकिन डिमांड का चेंज आता है, और ये डिमांड अदर फैक्टर रीज़न हैं। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी आप कहते हो सप्लाई ऑफ मनी का। जैसे सप्लाई ऑफ मनी एक सोसाइटी, एक इकॉनमी में बढ़ती है, जैसे करेंसी रेट बढ़ता है तो अल्टीमेटली वहाँ से लोगों के पास लोन्स आना शुरू हो जाते हैं, पैसा आना शुरू हो जाते हैं, कैपिटल आना शुरू हो जाते हैं, इक्विटी आना शुरू हो जाते हैं, डेट्स आना शुरू हो जाते हैं, और लोगों के बिजनेसेस फ्लरिश होते हैं, रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन प्राइस का यहाँ चेंज नहीं आ रहा, लेकिन लोगों के पास यहाँ पैसा आना शुरू हो रहा है, पैसा आ रहा है। हमने एक एग्जांपल ली थी, हमने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिन घरों में फॉर एग्जांपल पहले एक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी, और अगर मंथली आप 4-5 हज़ार उन घरों में उस बंदे के पास, उस हाउस होल्ड के पास एक्स्ट्रा जाते हैं, उसको इनकम सपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है, तो अब वो डिमांड करता है उस प्रोडक्ट की। हालांकि पहले प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन क्या चेंज हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज हुई, वैल्यू ऑफ मनी चेंज हुई, सप्लाई ऑफ मनी चेंज हुई। जैसे पैसा पहुंचा है घर में, पहले नहीं था, पहले उसके बच्चे एजुकेशन नहीं ले रहे थे फॉर एग्जांपल, अब जैसे पैसा आया तो वो एजुकेशन ले रहे हैं, पैसा आया तो वो अब फ्रूट ले रहे हैं, पहले फ्रूट यूज़ नहीं करते थे, नहीं कंज्यूम कर रहे थे, उनकी परचेजिंग पावर नहीं थी, तो अब वो प्रोडक्ट वो लेना शुरू कर देते हैं जो प्रोडक्ट पहले डिमांड नहीं थी। लेकिन प्राइस में चेंज हालांकि होता तो ये कि प्राइस कम हुई तो फिर वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, हालांकि प्राइस कम नहीं हुई, प्राइस वही है, लेकिन लोग फिर भी परचेज कर रहे हैं। द रीज़न इज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। अब लास्ट मेरे पास स्लाइड है जो है कि प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमने बात की थी कि रिलेटेड गुड्स जो होते हैं, जो सब्सटीट्यूशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि पेप्सी का सब्सटीट्यूशनल आपके पास 7 अप है, कोक है, गोरमे है। इसी तरह हमने बात की थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कार और पेट्रोल दोनों सब्सटीट्यूशनल है, कम्प्लीमेंट है, जॉइंटली है। बैट और बॉल की मैंने बात की थी। इसे पेन और कॉपी है, कॉपी है, पेन नहीं है, तो आपके लिए कॉपी या नोटबुक ज़ाया है। यानी जब रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हों या कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, या जैसे मीट और फिश हो गया, मीट की प्राइसेस गिरती हैं, लोग मीट लेना छोड़ देते हैं, सॉरी मीट की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, लोग मीट नहीं लेंगे, देखते हैं फ़िश की प्राइस डिक्लाइन हो गई है। या जैसे हमने राइस और वीट की बात की थी, हमने कहा गंदम की प्राइस अगर गिरना शुरू हो जाए तो लोग वहाँ से पैसा बचा के, क्योंकि गंदम तो वही यूज़ करेंगे जो यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई
नहीं है कि पहले अगर कोई 2 रोटियां खा रहा है, 2 ब्रेड्स ले रहा है, तो अब आप कहें कि वो 3 लेना शुरू कर देंगे। नहीं, जो उसकी डिमांड थी, नीड है, वही लेगा। अब वो वहाँ से जो सेविंग होती है उसको एक और प्रोडक्ट में लेता है। इसका मतलब है कि यहाँ से क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स की प्रोडक्ट में जब कमी आना शुरू हो जाए तो आप क्या करते हो, रिलेटेड गुड्स की तरफ जाते हो। क्लियर। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल कॉज राइज इन डिमांड फॉर इट्स सब्सटीट्यूशनल। एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी है तो उसकी प्राइस बढ़ने से होता तो ये कि लोग उसके सब्सटीट्यूशनल प्रोडक्ट की क्या होते हैं, प्राइस इंक्रीज होना शुरू, सॉरी, डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। हालांकि सब्सटीट्यूशनल प्रोडक्ट की प्राइस नहीं गिरी। मैंने आपको कहा कि लोग मीट ले रहे हैं, लेकिन मीट के साथ फिश भी उसका सब्सटीट्यूशनल है, अल्टरनेटिव है। जैसे मीट की प्राइस ऊपर इंक्रीज होती है तो लोग मीट को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन सब्सटीट्यूशनल प्रोडक्ट की डिमांड साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, अल्टरनेटिव ही। तो अल्टरनेटिव को फ़ायदा हो गया, अल्टरनेटिव की प्राइस कम नहीं हुई। ज़रूरी तो था कि प्राइस कम होती तो लोग फ़िश लेते हैं, लेकिन प्राइस वही है, लेकिन लोग फ़िश लेना शुरू कर देते हैं, चिकन लेना शुरू कर देते हैं। रीज़न, अदर फैक्टर इज़ सब्सटीट्यूशनल प्रोडक्ट। सब्सटीट्यूशनल प्रोडक्ट ने अपने कंपेटिटर की प्राइस को क्या किया, डिमांड को क्या किया, सॉरी, डिमांड को इंक्रीज़ किया। किस प्रोडक्ट ने? सब्सटीट्यूशनल ने, अल्टरनेटिव ने। यानी पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होने से लोग बाइक की कंजम्पशन, बाइक की परचेजेस या उसकी यूजेज कम कर देते हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो आपकी कास्ट बढ़ना शुरू हो जाते। तो पहले अगर एक बंदा सारे काम उसे बाइक पे कर रहा था, यूज़ कर रहा था, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी, पर्सनल के लिए, अब वो बिजनेस के लिए करता है, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करता। तो ये हो गया सब्सटीट्यूशनल। फॉर इंस्टेंस, विश इज सब्सटीट्यूट फॉर मीट। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मीट विल काज अ राइज इन डिमांड फॉर विश। यानी वहाँ से एक प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप उसका सब्सटीट्यूशनल ढूंढते हो कि हाँ, मेरा गुजारा और कौन सा इसका सब्सटीट्यूशनल है जिससे हो जाएगा। मीट की डिमांड छोड़ देंगे, फिश की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन फिश की प्राइस तो सेम है, प्राइस तो नहीं गिरी। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स भी एक रीज़न है, काज है जो डिमांड को इंक्रीज करते हैं। कार्स एंड पेट्रोल्स आर दी कंप्लीमेंट सच दैट दे आर यूज जॉइंटली, सो इफ प्राइसेस ऑफ कार फॉल, डिमांड फॉर बोथ कार्स एंड पेट्रोल वुड राइज। कि अगर वहाँ से कार्स की प्राइसेस गिरती हैं तो पेट्रोल इफेक्ट होता है, पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ जाती है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो कार की कंजम्पशन कम, जब उसकी आप कहते हो कि परचेज का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ पुअर increases in the demand for goods used by the poor. For example, if due to some government policies the income of the poorer section rises while that of the rich decreases, then the demand for ACs will fall and the demand for fan will increase. Similarly, if the change in favor of the rich, demand for luxurious will rise. आपको कह रहा है कि जब लोग, गवर्नमेंट, गरीब तबका जो है, जो फैमिलीज़ हैं या क्लासेस हैं, पुअर क्लासेस, उनके लिए जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे लग्जरियस प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दें, लग्जरियस प्रोडक्ट्स जो हैं, जो सिर्फ जो आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता, कहा जाता है इनकी प्राइसेस बढ़ाएं। उनकी प्राइसेस बढ़ाने से आप देखते हो कि जो रिच पर्सनैलिटीज़ हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट कहे कि फ़ैन की प्राइसेस कम कर दें, फ़ैन, आपको पता है एयर कंडीशन जो है वो रिच पर्सनैलिटीज़ हैं या क्लासेस हैं वो यूज़ करती हैं, फ़ैन है वो हर कोई यूज़ करता है। फ़ैन की प्राइसेस कम करने से आप देखते हो कि फ़ैन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन वहाँ से एयर कंडीशंस की प्राइसेस बढ़ना इंक्रीज़ हों तो वहाँ से रिच फैमिलीज़ जो हैं उनकी डिमांड, एसी की डिमांड, जो एयर कंडीशन की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है। तो यानी सब्सटीट्यूशनल, इसको हमने कहा कि चेंज इन इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सनैलिटीज़, कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सनैलिटीज़, पुअर पर्सनस की इनकम में इंक्रीज़ आ जाए, में बेहतरी आ जाए, बढ़ावा दे दिया जाए, इनकम उनकी इंक्रीज़ कर दी जाए, तो उससे ये होता है कि उन प्रोडक्ट्स की भी डिमांड एक रिच पर्सनैलिटीज़, रिच फैमिलीज़ करना शुरू कर देती हैं जो पुअर कर रहे हैं, क्योंकि पुअर के लिए वो प्रोडक्ट या सस्ता किया गया या उनकी इनकम बढ़ाई गई है। इसी तरह एक और रीज़न हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस कैन अफेक्ट करंट परचेजेस।
फ्यूचर प्राइसेस की जब एक्सपेक्टेशन पे आप फोकस कर रहे हो, आपको ये पता हो कि फ्यूचर में प्राइसेस और इंक्रीज़ हो जाएंगी, आज भी इंक्रीज़ हो रही हैं, फ्यूचर में और इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो आप डिमांड ज़्यादा कर देते हो। जैसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, मैंने कहा कि जैसे कोरोना वायरस का इशू शुरू हुआ, जब इनिशियल स्टेजेस पे था, लॉकडाउन आ रहा था, तो लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा राशन परचेज़ करना शुरू कर दिया। उससे ये नुकसान हुआ कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन साथ फिर भी डिमांड बढ़ना शुरू हो रही थी। तो ये प्राइस का कमी तो नहीं आई कि डिमांड बढ़ती, ये क्या था, ये एक इवेंट की कंडीशन थी या एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस थी। आज आपको अगर कोई कह दे कि फलां प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ जैसे हो रही, इसी तरह इंक्रीज़ हो गई है, इसकी मार्केट शॉर्टेज शुरू हो रही है, वो मेडिसिन हो सकती हैं, वो डेली यूजेज डेली कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, पहले एक चाहिए आप दो ले लेते हैं ताकि आगे प्राइसेस बढ़ें तो मुझे और महंगा मिलेगा, मैं आज ले लूँ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इसका ये मतलब हुआ कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। हालांकि प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही होती है, फिर भी डिमांड इंक्रीज़ होती है। द रीज़न इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, द राइज इन फ्यूचर प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि प्राइस चेंज नहीं होती, लेकिन एडवर्टाइज़ अगर अच्छा कर लिया जाए तो लोग क्या करते हैं, लोगों के टेस्ट और स्टाइल और ट्रेंड चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक प्रोडक्ट है जो डी खान में न्यूली लॉन्च्ड है, उसकी एडवर्टीज़मेंट कर दी, एडवर्टाइज़ किया जाए, तो एडवर्टीज़मेंट लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। इसका मतलब है एडवर्टीज़मेंट की वजह से भी बाज़ औक़ात डिमांड में इंक्रीज़ आता है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस कम हो तो लोग प्रोडक्ट लेने जाएं। Through advertisement and publicity, people's taste and preferences can be affected and their purchase plans can be changed. A successful advertisement campaign attracts more customers at the same price. तो जब सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट हो रही हो, एक बेस्ट एडवर्टीजमेंट हो रही हो और वो अपील करे कस्टमर्स को, यूज़र्स को, मार्केट फोर्सेस को, तो फिर आप देखते हो कि लोग वो प्रोडक्ट लेते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्राइस कम हो, प्राइस कम नहीं होती, लेकिन आप फीचर को देख के, फैशन को देख के, ब्रांड को देख के प्रोडक्ट लेते हो। इसी तरह टैक्स ऑन दी एक्सपेंडिचर डिस्करेज पीपल टू बाई गुड्स, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर वेरियस आइटम्स विल फॉल। एक और रीज़न हो सकता है डिक्लाइन का, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, टैक्सेस इंक्रीज़ हुए, सेल टैक्स आपने देखा, इनकम टैक्स देखा, टैक्सेस के नेट चेंज हुए, तो वहाँ से भी कंजम्पशन में काफ़ी कमी आई है। इसका मतलब प्राइस नहीं, कंजम्पशन। ज़रूरी नहीं है प्राइस की डिक्लाइन की वजह से चेंज आए, लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे टैक्स इंक्रीज़ किए तो आज लोग प्रोडक्ट कम लेते हैं, ऐसे जिन पे हाईएस्ट टैक्सेस हैं। ये आज का टॉपिक था हमारा। या कोई प्रॉब्लम इशू हो तो ज़रूर आपने पूछना है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम कंप्लीट कर लें लॉ ऑफ डिमांड को, थ्योरी ऑफ डिमांड को, डिमांड आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।